वेलकम दोस्तों, मैं आबिद खान आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें कि प्राक ऐतिहासिक पूरा हो गया था। आद्य ऐतिहासिक पूरा हो गया था। आद्य ऐतिहासिक में दोस्तों हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोमन सभ्यता आदि, ये सब हमने पढ़े। लास्ट में हमने पढ़ा था ग्रीस की सभ्यता। लास्ट में जो हमने ग्रीस की सभ्यता पढ़ा था दोस्तों, उसके और ग्रीस का एक छोटा सा जगह था स्पार्टा। स्पार्टा के लोग बहुत ही बहादुर होते थे, जिसका कारण होता था 6 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती होना। वो 6 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हो जाते थे और उनकी ट्रेनिंग जब तक चलती थी जब तक कि उस समय के सबसे भयंकर जानवर भेड़िया, उस समय का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता था भेड़िया। जब तक इस भेड़िया को वो जो फौजी था, जब तक खुद निहत्थे ना मार दे, जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं मानी जाती थी। इसलिए ये इतने बहादुर होते थे दोस्तों। स्पार्टा का जो राजा था लियो नाइडस, इसकी हत्या कर दी थी जर्कसीज ने। दोस्तों, स्पार्टा के लियोनाइडस किंग था ये वहां का, और उस एरिया का बड़ा राजा जर्कसीस था। इसने इसकी हत्या धोखे से कर दी थी। तो यहां तक मैंने कल आपको बताया, पिछली वीडियोस में ये सब मैं बता चुका हूं। हमारा आद्य ऐतिहासिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, ऐतिहासिक काल दोस्तों समझने और पढ़ने की सुविधा के लिए इसको 3 खंडों में पढ़ेंगे हम। पहला हो जाएगा पुरातात्विक, दूसरा हो जाएगा विदेशी यात्री। ये हमारे इसको पढ़ने और समझने के जो है स्रोत होंगे, सोर्स होंगे। और तीसरा हमारा हो जाएगा साहित्य। साहित्य में भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो धार्मिक और एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक मतलब जो कौटिल्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, वो गैर धार्मिक। ऐसे ही कई पुस्तक है, कालिदास ने भी लिखी, मुद्रा और तुम्हारा कई लेखक है उन्होंने लिखी। और ये धार्मिक जैसे रामायण, महाभारत। दोस्तों, गीता को एक जो है वो अलग से नहीं है, वो महाभारत का ही एक पार्ट है गीता। तो धार्मिक हमारा रामायण और महाभारत। गैर धार्मिक जैसे कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने, और तुम्हारा नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है प्लिनी साहब ने, और तुम्हारा टोलमी ने लिखी है ज्योग्राफिका। तो ये हमारा गैर धार्मिक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफिका में कोई धर्म से रिलेटिव कोई चीज नहीं है। और तुम्हें पता है हिस्टोरिका में कोई भी हाँ कह सकते हैं कि सारे धर्मों का वर्णन इतिहास में है, लेकिन हिस्टोरिका एक पर्टिकुलर किसी धर्म में पढ़ी नहीं जाती। तो ऐसे ही ये धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हो जाएंगे रामायण और महाभारत हो जाएगा। धार्मिक में भी उस टाइम केवल बहुत सारे धर्म नहीं थे। एक तो ब्राह्मण धर्म जो कि हिंदू धर्म था, दूसरा एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसमें भी हमें 2 पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म। गैर ब्राह्मण धर्म में जैन धर्म,
और दूसरा बौद्ध धर्म। गैर गैर ब्राह्मण धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से समझेंगे। ऐतिहासिक काल, पढ़ने, समझने और याद करने के लिए तीन स्रोत: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत, साहित्य स्रोत। साहित्य में धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मिक में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, और गैर ब्राह्मण में भी एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। और हमारा पुरातात्विक में आ जाएगा मुख्यतः दो चीज, एक तो सिक्का, दूसरा अभिलेख। पुरातात्विक में एक सिक्का आ जाएगा, दूसरा अभिलेख। और विदेशी स्रोत में या विदेशी यात्री बोल लीजिए इसमें कि कौन कहां आया, किसके द्वारा, कौन सी पुस्तक है, उस चीज का अभी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक विभाग में, पुरातात्विक भाग में सिक्का। तो सिक्के का दोस्तों अध्ययन जो होता है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। अभी हम सिक्का पढ़ेंगे कि किस काल में कौन से सिक्के चलते थे और किसने क्या ज्यादा चलाया, कौन अशुद्ध थे, कैसे शुद्ध थे। पुरातात्विक सिक्के, इनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। दोस्तों सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता का काल देख लेंगे, उसके बाद मौर्य काल देख लेंगे, उसके बाद यूनानी काल देख लेंगे। यूनानी काल, इनको भारत में इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं, क्योंकि ये यूनान से आए थे। लेकिन इनको ये यूनान से आए थे, लेकिन दोस्तों ये जो यूनानी थे, ये इनको ग्रीक भी कहा जाता है और इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत आए थे लेकिन यहां पे ही बस गए, इसलिए इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। उसके बाद हम कुषाण काल के सिक्के देख लेंगे। कुषाण काल के हम सिक्के देख लेंगे, उसके बाद हम गुप्त काल के सिक्के देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे सिंधु सभ्यता कालीन जो सिक्के थे वो टेराकोटा के चलते थे। टेराकोटा यानी मिट्टी के सिक्के चलते थे। मौर्य काल में हमारे तीन प्रकार के सिक्के चलते थे, एक तो पर्ण, दूसरा आहत, तीसरा होता था पंचशील सिक्के। पर्ण जो सिक्के होते थे दोस्तों, इनमें ये अशुद्ध चांदी के सिक्के होते थे। इनमें जो पर्ण सिक्के में चांदी का जो भाग होता था बहुत कम होता था। ये अशुद्ध चांदी के सिक्के भी होते थे, पर्ण कहलाते थे। आहत जो होते थे दोस्तों, मेनली ये आहत और पंचशील एक ही सिक्के थे, क्योंकि यहां पर ही पहली बार सिक्कों पे मोहर लगी थी। पंचशील सिक्के में 5 तरह की धातु मिक्स करके कूट कूट कर बनाया जाता था, इसीलिए वो आहत होते थे। और 5 तरह की धातु होती थी, इसीलिए ये पंचशील सिक्के होते थे। यूनानी जो सिक्के होते थे गोल्ड के होते थे, गोल्ड कॉइन। यूनानी सिक्के, गोल्ड कॉइन। यहां पर हम लिख लेंगे कि सबसे पहले सोने के सिक्के,
सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो यूनानी हो जाएंगे। और कुषाण काल में जो हुआ प्योर गोल्ड हुआ, कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के। कुषाण काल में शुद्ध सोने के हुए। गुप्त काल में 4 तरह के जो सिक्के हुए वो 4 तरह के प्रचलित हुए। सर्वाधिक सोने के सिक्के, गुप्त काल में चार तरह की हमारी विशेषताएं पाई गई हैं। एक तो सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में हुए, तो वो गुप्त काल हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के कब हुए, तो वो यूनानियों के काल में हुए। दूसरी बात, प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाणों के काल में हुए। इसमें एक सर्वाधिक सोने के सिक्के हो गए। दूसरी बात हो गए अशुद्ध सोने के सिक्के। अशुद्ध सोने के सिक्के हो गए। तीसरा हो गया सिल्वर गोल्ड, सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी के सिक्के। चौथा हो गया मयूर कॉइन। और जो हमारी कौड़ी जो थी, कौड़ी भी इन्हीं के काल में आई। कौड़ी भी इन्हीं के काल में प्रचलित हुई। कहीं पर ये कौड़ी लिखी मिलेगी, कहीं पर ये कौड़ी लिखी मिलेगी, इसलिए मैंने ये दोनों ही वर्ड आपको लिख दिए हैं। गुप्त काल में क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में मिले। सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त काल में। शुद्ध सोने के सिक्के, दोस्तों ये जो सोने के सिक्के पे है बहुत ही डाउटफुल है, बहुत ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के वो गुप्त काल में हुए। शुद्ध सोने के सिक्के तो वो कुषाणों ने करे, और सबसे पहले सोने के सिक्के तो वो यूनानियों ने करे। अशुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों बहुत ज्यादा डीप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के हुए, मान लिया ठीक है हुए, लेकिन किसने किए तो यह भी जानना बहुत जरूरी है। ये स्कंदगुप्त, अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंदगुप्त। जब देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होने लग जाती है तो उसमें अशुद्धियां आने ही लगती हैं। तो ये सबसे ज्यादा इन्होंने सोने के सिक्के रिलीज करे, तो इसमें अशुद्धि भी आई कि सोना कहां से रहेगा भाई इतना। तो जब सोना उनके पास खत्म होने लगा होगा तो कुछ मिलावट करके अशुद्ध सोने के सिक्के लगाने लगे। अब जब सिक्के प्रचलित तो ज्यादा हो गए थे, ज्यादा संख्या में बन गए थे, तो उनको शुद्ध करना भी बहुत मुश्किल सी बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, सिल्वर कॉइन चला दो, सोने के सिक्के खत्म ही करो। तो इन्होंने सिल्वर कॉइन चला दिए, यानी चांदी के सिक्के चला दिए। और चांदी के सिक्के भी दोस्तों किसने चलाए, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक था। ये ये मयूर कॉइन ये भी समुद्रगुप्त ने। इसकी क्या खासियत थी कि सिक्के पे एक तरफ मोर छपा था। कौड़ी तो इसके काल में आई थी। दूसरा एक और हमारा जो वंश था सातवाहन, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। क्वेश्चन आएगा शीशे के सिक्के निम्न में से किस वंश के द्वारा या किस शासकों द्वारा चलाए गए, तो वो सातवाहन हो जाएगा। हुमायूं के द्वारा चमड़े के सिक्के चलाए गए।
हुमायूं के द्वारा चमड़े के सिक्के चलाए गए। लेकिन एक जो सुल्तान थे बिहार के, शेरशाह सूरी, एक राजा थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इन्होंने दो प्रकार के सिक्के चलाए, एक मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। तो ये तीन प्रकार के सिक्के, पहला दाम गरीबों के लिए थे, और यहां पर जो गरीबों के लिए दाम और अमीरों के लिए असरफी। असरफी अमीरों के लिए, गरीबों के लिए दाम और अमीरों के लिए असरफी। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनके लिए जो चलाया वो आज तक भी चल रहा है, रुपया। आज की डेट में गरीब है तो भी रुपया होगा, अमीर है तो भी रुपया होगा, और मध्यम वर्ग पे तो पहले भी रुपया ही था। तो दोस्तों, अगर अमीर और गरीब और मध्यम वर्ग के बीच में कोई डिफरेंस है तो ये है किसके पास कितना मनी है, कितना धन है। बाद बाकी करेंसी जो है वो रुपया ही है। यहां पर हमारे यहाँ पर ये सबसे अच्छी समानता हुई है दोस्तों। जो कॉइन से जो हमको जानकारी मिली है वो ये है जो हमने आपको अभी तक सारी बताई है। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगली बात, जो पुरातात्विक विभाग में सिक्के के बाद पुरातात्विक भाग में सिक्के के बाद अभिलेख होगा। अभिलेख का अभी हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। अभिलेख क्या होता था दोस्तों? अभिलेख का मतलब है कहीं पर खोट खाट के लिखना। अभिलेख जैसे पत्थर पर लिख दिया तो वो शिलालेख हो गया। अब पत्थर पे लिखेंगे तो कहीं खोट खाट के ही लिखेंगे ना दोस्तों। दूसरी बात, दीवार पर लिख दिया तो वो भित्ति लेख हो गया। पिलर पर, स्तंभ पर लिख दिया तो वो स्तंभ लेख हो गया। अगर गुफा में लिखा हुआ मिला तो वो गुफा लेख हो गया। पत्थर पर शिलालेख, दीवार पर भित्ति लेख, स्तंभ पर स्तंभ लेख और गुफा पर गुफा लेख। दोस्तों, ये सब कहलाएंगे अभिलेख ही। भारत में इसका जो अभिलेख की जो शुरुआत की थी भारत में, वो सम्राट अशोक ने की थी। भारत में अभिलेख लिखने की जो शुरुआत करी थी वो सम्राट अशोक ने करी थी। लेकिन विश्व में जो करी थी वो ईरान के हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम। भारत में सम्राट अशोक, विश्व में ईरान के हकमनी वंश के डेरियस प्रथम। इनका नाम दाए बाहु या दारा प्रथम भी था। अभिलेख किसी चीज पर खोट के लिखना अभिलेख होता है। पत्थर पर लिखा शिलालेख, दीवार पर लिखा तो भित्ति लेख, स्तंभ पर लिखा तो स्तंभ लेख, गुफा पर लिखा तो गुफा लेख। और भारत में अभिलेख के जनक या अभिलेख जो स्टार्ट किया था वो सम्राट अशोक थे। और विश्व में जिसने अभिलेख स्टार्ट किया वो ईरान के हकमनी वंश के हकमनी शासक थे
डेरियस प्रथम थे, उनका नाम दायबाहु या दारा प्रथम भी था। अब हम आते हैं विदेशी, हमारे सिक्के और अभिलेख हो गया, यानी कि जो पहला पार्ट था पुरातात्विक। इसमें सिक्के हो गए और अभिलेख हो गए, ये हमारा हो गया। अब दूसरी बात, जो विदेशी यात्रियों से हमें जो भी सोर्स मिला है, जो भी पढ़ने के स्रोत मिले हैं, अपने इतिहास को जानने के स्रोत मिले हैं, हम अब उनका जो उल्लेख है वो देखते हैं। तो यहां पर डालेंगे विदेशी यात्री। तो पहले तो जो विश्व प्रसिद्ध बुक है और उनके लेखक वो देख लेते हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर चीनी देख लेंगे, फिर उसके बाद में मुस्लिम भी आए, मुस्लिम भी देख लेंगे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी देख लेंगे। उसके बाद में जो देखेंगे साहित्य में बहुत और कुछ है, जैसे कि धार्मिक है, गैर धार्मिक है, धार्मिक में भी ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, वो सब चीज हम अभी जिक्र करेंगे। तो इसमें डालेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसकी पुस्तक लिखेंगे हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका। दूसरा हो जाएगा हमारा प्लिनी, इनकी पुस्तक हो जाएगी नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। तीसरा टोलमी, इनकी हो जाएगी जियोग्राफिका। टोलमी, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी हमारी स्थिर है, लेकिन सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन इसके बाद कोपरनिकस आए। कोपरनिकस, ये जो मैंने